जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आप सभी लोग को बताया गया था कि अब आप सभी लोग का बिहार दरोगा मेंस का जो प्रैक्टिस चलने वाला है वो आपका लूसेंट से चलेगा। तो लूसेंट आपको अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। आप एकदम बेहतर तरीके से एग्ज़ाम क्लियर करेंगे। आपका यहाँ से 70 से 75% आप यहाँ पे कवर कर पाएंगे। तो बस आपको करना क्या है कि प्रैक्टिस को बेहतर तरीके से करना है और आपको यहाँ पे कम से कम 35 प्लस क्वेश्चन सही करके चलना है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप लूसेंट बुक को उठाइए और उसको रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिए, क्योंकि अगर आप लूसेंट कंप्लीट करते हैं तो आपका 70% तो जीएस वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। मेंस आप वहाँ से क्वालिफाई कर पाएंगे। जो 20 से 25 प्रश्न या फिर 30 प्रश्न ऐसा होगा जो आपको और से बुक से पढ़ना पड़ेगा, तो मैं आपको वो भी करा दूंगा। सबसे पहले आप लूसेंट कवर कीजिए। लूसेंट अगर आप क्लियर करते हैं तो आपका जो जीएस या फिर दरोगा मेंस का तैयारी और भी बेहतर हो पाएगा। तो चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। आपको करना क्या है कि अब आपको जांचना है अपने खुद पे, क्योंकि आप लूसेंट का जो बुक है बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं। तो आपको लूसेंट बुक को देखना है कि आप कितना पढ़ें, कितना आपको समझ में आया और अभी आपको कितना याद है। अगर आप 35 प्लस भी सही करते हैं तो समझिएगा कि आपका लूसेंट जो है कंप्लीट चल रहा है। समझ गए होंगे आप। चलिए तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है कि कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलती है। आंसर करिएगा सभी लोग और आपको डिटेल भी मिलेगा ताकि आप सभी लोग एक प्रश्न से कम 1-2 प्रश्न और एक्स्ट्रा देख पाएँ। आपको 5 सेकेंड का समय मिलेगा सभी लोगों को। उत्तर क्या हो जाएगा? पहले का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कील। कील जो आपकी नहर है बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर में मिलाती है, यानी सी आपका उत्तर यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट है, किसी को एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। सोचिएगा कि ये लूसेंट बुक से 50 प्रश्न छांटना पड़ा, फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट देखना पड़ता है कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, फिर डिटेल निकालना पड़ता है। तो आप सभी लोग को सपोर्ट बनाए रखना है, वीडियो को लाइक करके चलना है, क्योंकि आप लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो आप सभी लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा। उत्तर हो जाएगा आपका 10 जनवरी। याद रखना है विश्व हिंदी पूछा गया है। अगर आपका भारतीय हिंदी दिवस पूछा जाए तो आपका 14 सितंबर को भारतीय हिंदी दिवस मनाया जाता है और वर्ल्ड हिंदी दिवस आपका कौन सी तारीख को मनाया जाता है? 10 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाय के अंतर्गत विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है। उत्तर हो जाएगा आपका चीन। चीन इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का। नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है तो आप लूसेंट बुक से जाइए, एक एक प्रश्न को खोजिए, सब आपको लूसेंट बुक में ही मिलेगा। अम्ल व भस्मों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? इसको लवण कहा जाता है, यानी बी आपका उत्तर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या रहता है? आंसर करिएगा सभी लोग। सभी का यहाँ पे 35 प्लस तो क्वेश्चन सही होना चाहिए सभी लोगों का। उत्तर क्या हो जाएगा? मीथेन होता है। अगर देखा जाए मीथेन तो आपका 87 से 92% आपका मीथेन यहाँ पे प्राकृतिक गैस में मुख्यतः देखा जाए तो रहता है। याद रखना है सभी लोगों को। नेक्स्ट है कि गोबर गैस में मुख्यतः रहता है, गोबर गैस में मुख्यतः आपका क्या रहता है? उत्तर हो जाएगा आपका मीथेन। मीथेन इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आप एसिटिलीन देखेंगे ऑप्शन में, तो अगर देखा जाए तो एसिटिलीन नहीं, एथिलीन। अगर एथिलीन के बारे में पूछा जाए तो एथिलीन की खोज किसने की थी? तो याद रखना है सभी को, यहाँ पे बर्ग ने एथिलीन की खोज की थी। कब की थी? तो 1962 में बर्ग ने एथिलीन की खोज की थी। तो आप यहाँ से भी एक प्रश्न और देख सकते हैं, आपको डिटेल में दिया जाएगा ताकि आप सभी लोग को और प्रैक्टिस बेहतर तरीके से हो पाए। अगला प्रश्न है कि फुटबॉल में ब्लैक पर्ल के उपनाम से किसे जाना जाता है? थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको डिटेल जरूर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर क्या हो जाएगा?
बी हो जाएगा ऑप्शन बी ए डी नसीमेंटो, यानी ब्लैक पर्ल के उपनाम से ए डी नसीमेंटो जाने जाते हैं, याद रखना है सभी को। और आपको बताना है कि फुटबॉल में कितने प्लेयर खेलते हैं। तो देखा जाए तो फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं, याद रखना है सभी को, फुटबॉल और आपका क्रिकेट में। नेक्स्ट है कि माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाला सबसे युवा भारतीय कौन है। सबसे युवा भारतीय पूछा गया है, याद रखना है, भारतीय युवा पूछा गया है। सभी को आंसर पता होगा, आंसर सभी ने बताया होगा, अर्जुन वाजपेयी। डी आपका उत्तर यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि इन्होंने चढ़ाई कब की थी, तो 2010 में ये फतेह किया था, याद रखना है सभी को। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय खेल दिवस जो 29 अगस्त को मनाया जाता है, यह निम्नलिखित में से किनसे संबंधित है। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मेजर ध्यानचंद्र के संबंध में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को, याद रखना है सभी को। नेक्स्ट है कि केनन शब्द किस खेल से संबंधित है। केनन शब्द जो है वो किस खेल से संबंधित है, उत्तर सभी लोग करिएगा। उत्तर हो जाएगा आपका बिलियर्ड्स। बिलियर्ड्स जो आपका खेल है वो केनन शब्द से संबंधित रहता है, ये आपका उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। एग्जाम में ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, तो उम्मीद है कि ये प्रश्न आपके मेंस के एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप सभी लोग हड़प्पा सभ्यता को क्लियर करते हुए चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर हो जाएगा आपका सिंधु। सिंधु इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगर देखा जाए तो ये कहाँ पर स्थित है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना ज़िला, याद रखना है कौन सा ज़िला, लरकाना ज़िला में स्थित है। अगर इसका खोजकर्ता देखा जाए तो राखल दास बनर्जी 1922 में इसका खोज किया गया था। तो याद रखना है सभी लोगों को, इस क्वेश्चन से इतना आपको डिटेल मिलता है। नेक्स्ट है कि साइमन कमीशन बम्बई कब पहुंचा था। साइमन कमीशन बम्बई कब पहुंचा था, आंसर करिएगा सभी लोग। 5 सेकंड का समय लगेगा आपको आंसर करने में। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा था। तो इसके मतलब ये जब पहुंचा था बम्बई तो उस टाइम कार्यकाल किसका था, तो लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में ये बम्बई पहुंचा था। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1926 से 1931, याद रखना है सभी लोगों को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है कि किसने सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा को 19 वर्ष बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया है। उत्तर हो जाएगा आपका लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इन्होंने 18 वर्ष से बढ़ा करके 21 वर्ष कर दिया है। और इनका कार्यकाल कितना था, तो देखिए इंपॉर्टेंट है, कार्यकाल पूछा जा सकता है आपका। तो देखा जाए तो 1880 से आपका 84 तक इनका कार्यकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंपट मूर्ख किसको कहा जाता था। लंपट मूर्ख किसको कहा जाता था, उत्तर हो जाएगा आपका जहांदार शाह को। यानी जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था। अगर देखा जाए आपको फर्रुख सिहर को, तो फर्रुख सिहर को मुगल वंश का घृणित यानी घृणित कायर भी कहा जाता था। याद रखना है दोनों लोगों को, फर्रुख सिहर और आपको जहांदार शाह को। अगला प्रश्न है कि सूरत की संधि कब हुई थी। सूरत की संधि कब हुई थी, आंसर हो जाएगा 1775 में। 1775 में आपकी सूरत की संधि हुई थी। और बात करें पुरंदर की संधि कब हुई थी, तो 1776 में आपकी पुरंदर की संधि हुई थी। दोनों याद रखना है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पर खोली थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोचीन। कोचीन इज द करेक्ट उत्तर सभी का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के मामले की जांच हेतु किसको नियुक्त किया गया था।
उत्तर हो जाएगा आपका पील कमीशन। कमीशन इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब याद रखना है आप सभी लोग को कि बिहार से रिलेटेड जो मतलब भारतीय न्यायिक जो लड़े थे बिहार से, वो कौन थे? तो कुंवर सिंह। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि बिहार का आपका दरोगा एग्जाम है, तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1857 में बिहार से कौन लड़े थे? तो कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा कब सुनाई गई थी? खुदीराम बोस को फांसी की जो सज़ा हुई थी उनको कब सुनाई गई थी? तो उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का ऑप्शन बी 11 अगस्त 1908 में। कब हुई थी? 1908 में। आपका रीजनिंग का क्लास जो होगा वो अलग से वीडियो अपलोड किया जाएगा, ताकि आप सभी लोग का छोटा वीडियो बन पाए, क्योंकि रीजनिंग अगर इसमें अटैच करेंगे तो आपका वीडियो है बहुत ही लंबा हो पाएगा। ठीक है, तो देखिए उत्तर आपका बी हो जाएगा। अगर इसको देखा जाए तो किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने के कारण बेड़ी रेलवे स्टेशन पर इनको गिरफ्तार किया गया था। याद रखना है, बेड़ी रेलवे स्टेशन पर इनको गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस अधिवेशन में सबसे युवा अध्यक्ष कौन बना था? जो आपका कांग्रेस अधिवेशन हुआ था तो सबसे युवा अध्यक्ष कौन बना था? याद रखना है सभी को और आंसर करना है सभी लोगों को। तो देखिएगा उत्तर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद सबसे युवा अध्यक्ष बने थे। कहाँ के बने थे? तो दिल्ली के बने थे। याद रखना है सभी को, दिल्ली के। और कब बने थे? तो 1923 में। यहाँ से आपको 3 प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मारो फिरंगियों को नारा किसने दिया था? मारो फिरंगियों को नारा किसने दिया था? आंसर सभी लोग करेंगे, करेक्ट उत्तर करेंगे। उत्तर हो जाएगा मंगल पांडे, यानी मंगल पांडे ने नारा दिया था मारो फिरंगियों को। और विनोबा भावे ने क्या नारा दिया था? जय जगत। अगर बात करें सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया था? तो जय हिंद का नारा दिया था। और भगत सिंह ने कौन सा नारा दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। तो चारों आपको याद हो गया होगा। अगर आपको याद नहीं था तो याद है तो और भी बेहतर है। 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? आंसर करिएगा सभी लोग। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गरीबी उन्मूलन। ये कब हुआ था 5वीं पंचवर्षीय योजना? तो 1974 से 78 के बीच ये 5वीं पंचवर्षीय योजना चला था, और ये सिर्फ 4 वर्ष का था। याद रखना है, ये सिर्फ 4 वर्ष तक चला था। याद रखना है सभी लोगों को। इस योजना में यानी इस योजना में 20 सूत्रीय कार्यक्रम भी शुरू किया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दादा भाई नौरोजी के आकलन के अनुसार वर्ष 1868 में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो 20 रुपये बताया गया था उस टाइम। कितना? 20 रुपये। आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब शुरू किया गया? काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1977 से 78, यानी बी आपका उत्तर यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं कि महामारी रोग, जो महामारी रोग होता है उसके अध्ययन के लिए कौन सा आपका होता है? आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर क्या हो जाएगा? उसके अध्ययन के लिए कौन सा शब्द बताया गया है? तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी एपिडेमियोलॉजी, यानी एपिडेमियोलॉजी आपका महामारी रोग का अध्ययन से संबंधित है। अगर बात करें इकोलॉजी, तो इकोलॉजी आपका पर्यावरण से अध्ययन आपका यहाँ पे संबंध है। तो याद रखना है सभी लोगों को। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 कहाँ से कहाँ तक है? तो ये आपका दिल्ली से पाक सीमा तक ये आपका अवस्थित है। अगर इसका कुल लंबाई देखा जाए तो 1226 किलोमीटर ये आपका कुल लंबाई है। याद रखना है सभी लोगों को, इम्पॉर्टेंट है। जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जौनपुर
किस नदी के तट पर स्थित है? आंसर करिएगा सभी लोग। चलिएगा, सभी ने आंसर यहाँ पे सी बताया होगा। 26 का सी हो जाएगा गोमती। सी आपका यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें सरयू नदी, तो ये आपके अयोध्या नदी के किनारे आपका सरयू है। ठीक है, सरयू नदी अयोध्या के किनारे है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? सबसे बड़ा शहर पूछा गया है। उत्तर हो जाएगा आपका कानपुर। क्या हो जाएगा? कानपुर इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का। और बात करेंगे तो आपको पता है वाराणसी आपका गंगा नदी के किनारे ही है और इलाहाबाद भी है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? अट्ठाईस का उत्तर क्या हो जाएगा सभी लोगों का? बहुत सही, सभी ने आंसर बताया होगा बनिहाल दर्रा, जो कि सभी का उत्तर यहाँ पे करेक्ट उत्तर होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन आपका गलत ना हो। अगर गलत होता है तो सोचिएगा कि कहीं ना कहीं आपका लूसेंट है अभी भी क्लियर नहीं है, उसको क्लियर कीजिए, समय अभी भी बहुत बचा है। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? मैं आपको लूसेंट पूरा क्लियर करा दूंगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? बस आप घर पे लूसेंट रिवीजन कीजिए और यहाँ से सेट लगाइए। उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 29 का उत्तर हो जाएगा कृष्णागिरी, यानी बी आपका यहाँ पे उत्तर सही हो जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? अब बताइए कि इसमें से कर्क रेखा कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती है? चलिएगा, सभी ने आंसर यहाँ बताया होगा उड़ीसा। उड़ीसा से होकर आपका कर्क रेखा नहीं गुजरती है। बाकी आपका बी सी डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सभी को पता है कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। अगर देखा जाए पश्चिम से पूरब की ओर आया जाए, मैप में आप देखेंगे पश्चिम से पूरब की ओर, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, तो आपका 8 राज्य कंप्लीट होता है। 8 को याद रखिएगा तो और भी बेहतर रहेगा आपको। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है? यहाँ पे र होना चाहिए था। करने का आधार क्या था? चलिएगा, उत्तर हो जाएगा आपका कैबिनेट मिशन प्लान, यानी बी आपका यहाँ पे उत्तर सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? कुल कितने सदस्य थे? चलिएगा, सभी ने आंसर यहाँ पे टिक किया होगा ऑप्शन ए 389, जो कि सभी का उत्तर यहाँ पे सही होता है। अगर बात करें कैबिनेट मिशन योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 1946 में हुई थी, याद रखना है सभी लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से, यानी कौन से शब्दों से प्रस्तावना शुरू होती है? तो उत्तर हो जाएगा हम भारत के लोग, यानी डी आपका यहाँ पे उत्तर राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश के संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? चलिएगा, सभी ने आंसर यहाँ पे टिक किया होगा ऑप्शन बी कनाडा, यानी कनाडा आपका उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करें ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, तो समवर्ती सूची लिया गया है। और बात करें अमेरिका से तो मूल अधिकार, मूल कर्तव्य लिया गया है। अगर बात करें आयरलैंड से तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? आंसर करिए, थोड़ा सा जल्दी करिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 35 का उत्तर हो जाएगा भाग 3, यानी भाग 3 में कहा गया है कि
मूल अधिकार के बारे में बात किया गया। अगर बात करें भाग 1 में अनुच्छेद कहाँ से है तो 1 से 4 तक अनुच्छेद दिया गया है। भाग 2 में 5 से 11 दिया गया है। अगर बात करें भाग 3 में तो 12 से 35 आपका मूल अधिकार दिया गया है। अगर बात करें 4 में तो आपका राज्य की नीति निर्देशक तत्व होता है जो कि 36 से आपका 51 हो जाता है। तो आपको अनुच्छेद भी याद रखना है और भाग भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी है। चलिएगा, सभी ने आंसर यहाँ पे टिक किया है, आंसर सही हो जाएगा आपका अनुच्छेद 19 आपका उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा, आर्टिकल 19। अगर बात करें यहाँ पे अनुच्छेद 20 तो यहाँ पे कुछ दशाओं में गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। आंसर करिएगा, इंपॉर्टेंट है। उत्तर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 19(1) यानी डी आपका यहाँ पे उत्तर करेक्ट उत्तर हो जाता है। अगर बात करें 14 में तो यहाँ पे धर्म, मूल, वंश, जाति के बारे में बताया गया है। अगर बात करें अनुच्छेद 21(a) में तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में 21(a) में बात किया गया है। अगला प्रश्न है कि मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार होते हैं, यानी डी आपका यहाँ पे उत्तर सही होता है। अगला प्रश्न है कि संसद का स्थायी सदन है, याद रखिएगा। सभी लोग आंसर यहाँ पे सही बताएंगे। चलिएगा, सभी ने आंसर यहाँ बताया होगा, ऑप्शन बी राज्यसभा, बी आपका यहाँ पे उत्तर सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ था। तो सभी ने आंसर यहाँ पे सही बताया होगा, ऑप्शन बी 1989 में, यानी बी आपका उत्तर यहाँ पे सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के विभाजन के समय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। उत्तर हो जाएगा आपका जे.बी. कृपलानी, बी आपका उत्तर सही हो जाता है। अगर बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था तो 28 दिसंबर 1885 में इसका स्थापना हुआ था, याद रखना है सभी लोगों को कांग्रेस का। नेक्स्ट है कि जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। किसको सौंपा गया था तो ये सौंपा गया था महात्मा गांधी जी को, यानी ए आपका यहाँ पे उत्तर सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है। तो उत्तर हो जाएगा आपका कनाडा से लिया गया है, सभी को आंसर पता है। जर्मनी से मूल अधिकार लिया गया है। और बात करें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि पानीपत का तीसरा युद्ध निम्न में से किसके बीच हुआ था और इसमें कौन जीता था कौन हारा था, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा, 44 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मराठा और अफगान के बीच में हुआ था, जिसमें अफगान जीत गया था और मराठा के यहाँ पे हार हुई थी। अब बात करेंगे कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था तो 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। अगर बात करें पहला युद्ध तो 1526 में हुआ था। दूसरा युद्ध बात करें तो 1556 में ये युद्ध हुआ था। 1556 में आई थिंक सेकेंड वाला युद्ध 1556 में ही हुआ था, याद रखिएगा। थोड़ा सा क्लियर नहीं है सेकेंड युद्ध हमको, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति चुनाव का विवाद कौन निपटाता है। राष्ट्रपति का चुनाव विवाद कौन निपटाता है। क्वेश्चन नंबर 45 का उत्तर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय,
यानी अगर कोई राष्ट्रपति का विवाद होता है चुनाव से रिलेटेड, तो वो आपका सर्वोच्च न्यायालय उसको निपटारा यानी उसको सही करता है। सी आपका यहाँ पे उत्तर सही उत्तर हो जाता है। अगला है कि भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का आरंभ किस युद्ध से माना जाता है? तो चलिएगा, उत्तर हो जाएगा आप 46 का ऑप्शन डी, पलासी का युद्ध। अब बात करेंगे कि पलासी का युद्ध हुआ कब था, तो 1757 में पलासी का युद्ध हुआ था। पानीपत का 1526 में हुआ था। और बात करेंगे बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। तो तीनों युद्ध को आपको याद रखना है। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से निम्न में से किसका निर्माण होता है? तो उत्तर हो जाएगा 47 का ऑप्शन बी, विरंजन चूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? आंसर करिएगा सभी लोग। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंडक नदी। गंडक इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। डिकी बर्ड योजना का संबंध किस वायसराय से है? तो उत्तर आपका हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन से। आपका ए उत्तर सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है कि गेहूं में कौन सा प्रोटीन मुख्य रूप से पाया जाता है? तो गेहूं में देखा जाए तो ग्लूटीन आपका प्रोटीन पाया जाता है। सी आपका यहाँ पे उत्तर करेक्ट उत्तर हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे आपका 50 प्रश्न समाप्त होता है। कमेंट करिएगा कि आप 35 प्लस तो क्या क्वेश्चन आप सही कर पाए हैं। अगर सही कर पाए हैं तो आपका दरोगा मेंस का तैयारी बेहतर तरीके से चल रहा है। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि सपोर्ट करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करवाना है। सब्सक्राइब कराइए ताकि और भी लोग यहाँ पे दरोगा मेंस के रिगार्डिंग यहाँ पे जुड़ पाएँ। सपोर्ट करिए, वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि मैं आपको रेगुलर बेस पे वीडियो प्रोवाइड करा सकूं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।